तो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने 14 अगस्त को हॉरर रिमेम्बरेंस डे के तौर पर मनाने के हवाले से बात। यूं तो मुनाफकत का अगर कोई चेहरा दुनिया में है तो वो इंडिया की सूरत हमारे सबके सामने है, लेकिन फिर भी सर बॉर्डर पर रेंजर्स के जवानों से मिठाई का तबादला किया जाता है और इंडिया का प्रधान जिसकी ज़ुबान अपने काबू में है ना, जिसका ट्विटर अकाउंट, वो एक आजिलाना एक जाहिलाना ट्वीट दाग करके एक पूरी कौम के साथ और मुखासमत मोल लेता है। जनाब इमन, ये किस किस्म का सियासत थी, किस किस्म की सियासी मेयारात हैं जिन पर इंडियन प्रधान कारबंद है? इंडियन प्रधान जो है वो किसी चीज़ पे कारबंद नहीं है। आरएसएस की बेसिक फिलॉसफी दहशतगर्दी से रिलेट करती है और दहशतगर्दी का जो अंबारकर ने और गोलवालकर ने जिन्होंने इसको 1928 में बताया था, और अगर अब उसकी किताब उठा के पढ़े उसके प्रीफेस पे लिखा हुआ है कि इंडिया के अंदर सिर्फ हिंदू रहेंगे, बाकी कौमों को कन्वर्ट होना पड़ेगा, और अगर कन्वर्ट नहीं होंगे तो दे शुड गेट आउट ऑफ इंडिया। और इसलिए मैंने आपको इशारा किया कि पिछले से पिछले हफ्ते बीजेपी का एक सम्मेलन हुआ जिसमें यही चीज़ रिपीट की गई। अब जब ये हाल हो आपके इंटेलेक्चुअल लेवल का और वहाँ पे बीजेपी के लीडर ये कहते हो कि जी ताजमहल के नीचे भी एक मंदिर पोशीदा है, तो क्या मतलब आप ताजमहल को भी गिरा देंगे? जब वहाँ पे लोग ये कहते हो कि जी अगर ताबकारी हो, न्यूक्लियर बम ब्लास्ट हो तो गाय का गोबर लगा दो जिस्म के ऊपर, तो ताबकारी असरअंदाज नहीं करेगी। अगर यहाँ से आप उसकी इंटेलेक्ट उनके दिमागी सोच का अंदाज़ा नहीं लगा सकते तो हम फिर क्या, हम इस चीज़ को सही तरीके से आगे लेके नहीं चल सकेंगे। नरेंद्र मोदी बेसिकली फैशिस्ट है। अब ये यानी जिस तरह ब्रिटिश यहाँ पर थे, अगर पिछले दिनों नेपाल का जब मसला चला था तो वहाँ पे एक उसकी असम्बली ने करारदाद पास की थी कि हमारे इलाके में इंडिया ने सड़क बनाई है, और उन्होंने उस वक्त रेफरेंस दिया था एक आर्टिकल का, एक बरतानिया के दरमियान और नेपाल की क़यादत के दरमियान एक माहिदा हुआ था उस जमाने में, जिस जमाने में उन्होंने नेपाल की सरहद को डिफाइन किया था। मतलब मेरा कहने का ये है कि इस खत्ते में जो ये यहाँ पे इंडिया नहीं था, ये बर्रे सगीर था, ये सब कॉन्टिनेंट था, और यहाँ पे अंग्रेज की हुकूमत यहाँ से लेके और नेपाल तक चलती थी, बर्मा तक चलती थी। तो आप किस तरह, जब आपको हिस्ट्री का नहीं पता, इंडिया कहाँ से, माता कहाँ से आ गई यहाँ के अंदर, यह किसी तो सब कॉन्टिनेंट डिवाइड हुआ और उसमें दो चीज़ें, ये तो इतने मतलब इनकी अखलाकियात ये है कि जब 1947 में आज़ाद हो गए और ये कश्मीर की जंग हुई तो नेहरू ने एक टेलीग्राम किया था लियाकत अली खान को कश्मीर के बारे में, और वो टेलीग्राम ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, और उसमें उसने लिखा था कि जी हम कश्मीर का फैसला जो है वो कश्मीर के लोगों की उमंगों के मुताबिक करेंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड महाराजा से जो मुज़ाकरात हो रहे थे, और महाराजा कश्मीर के महाराजा से इंस्ट्रूमेंट उसको कहा गया, उसने कहा कि जी वो वेट कर रहा था कि मैं पाकिस्तान या इंडिया, उसने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था जिसको पाकिस्तान ने फौरन एक्सेप्ट कर लिया, इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया था। और जब वो उनका मायदा हुआ, जो एक जाली लेटर ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की जो बात करते हैं, तो उसमें जब नेहरू की बात हुई और उसने ये कहा कि जी इस इलाके के खित्ते के लोगों की मर्जी के मुताबिक फैसला होगा, तो महाराजा ऑन रिकॉर्ड है, उसने नेहरू से कहा कि जी खत मौजूद है वो कि जी इसने कहा कि जी इस तरह तो यहाँ पे मुसलमानों की आबादी है, मुसलमानों की ज़्यादा आबादी है, तो मुसलमान तो फिर यहाँ पे जो ये होगी प्लेबिसाइड होगी उसमें एडवांटेज ले जाएंगे। तो नेहरू इज ऑन रिकॉर्ड ऑन सेइंग कि यहाँ पे मैं प्लेबिसाइड कभी होने नहीं दूंगा, एंड आई डोंट सी फॉर प्लेबिसाइड हैपनिंग। तो यहाँ से आप करेक्टर का अंदाजा लगाइए ना, नेहरू के जाती करेक्टर का अंदाजा लगाइए। क्या उसके एडवीना माउंटबेटन से ताल्लुकात नहीं थे? क्या वो माउंटबेटन को उससे पहले नहीं जानता था, उसको लेके आया था? उसने एडवीना माउंटबेटन को इस्तेमाल किया गुरदासपुर और ये जो फिरोजपुर और अंबार ये लेने के लिए, उस ताल्लुकात को इस्तेमाल किया। माउंटबेटन ने एक लेटर लिखा पटेल को, नेहरू को एक लेटर लिखा जो ऑन रिकॉर्ड है कि जिना मुझे कह रहे हैं मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। इनके अखलाकी किरदार को तो आप देख लीजिए कि ये नाजायज ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हैं स्टेट क्राफ्ट में। तो अब इस किस्म की क़यादत को यारफीन क्या कहेंगे आप? वो तो करते हैं, ठीक है, ये उनकी प्रायोरिटी है, लेकिन मुझे तो उस खातून पे तरस आ रहा है सर जिसका आप नाम ले रहे हैं। अंग्रेजों के दिल दिमाग नहीं होता, उनका टेस्ट नहीं होता क्या? जब पुंछ के अंदर इंडियन फोर्सेस ने लैंड किया है 25 अक्टूबर को, उस वक्त कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन शायद नहीं हुआ था।
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे 26 अक्टूबर की डेट पड़ी। इसका मतलब है इंडियन फौज वहां गई है काबिज फौज के तौर पे। और जो डॉक्टर साहब रेफरेंस दे रहे थे 49 का राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की तहरीक, वो उसमें एक और चीज भी ऐड होती है कि जब वहां फॉरेन फोर्सेज आ जाए, जैसे अफगानिस्तान में फॉरेन फोर्सेज आई थी, इंडिया में एक ऑक्यूपेशन फोर्स है, उनके खिलाफ जो स्ट्रगल होगी वो अगर आर्म्ड स्ट्रगल होगी वो लेजिटिमेट तस्वुर की जाएगी। तो दुनिया को आज तालिबान की स्ट्रगल भी और कश्मीरियों की स्ट्रगल भी यूएन चार्टर के मुताबिक लेजिटिमेट तस्वुर करनी पड़ेगी। राइट सर। डॉक्टर साहब ये मुझे बताइएगा सर, वो एक मुल्क जहां खुद आज़ादी की मुतअद्दिद तहारीक इस वक्त बरपा हैं, लोग इंडिया की हरकतों से, उसकी बर्बरियत से तंग आ चुके हैं, उसके तसल्लुत से। सर वो एक मुल्क, उस एक मुल्क का सो कॉल्ड पीएम ट्विटर पर एक बरादर तो नहीं बल्कि एक पड़ोसी मुल्क के क़याम पर, उसके इंडिपेंडेंस डे पर इस किस्म की आजिलाना हरकत करता है। सर डिसेंसी के मेयारात क्या ये सब कुछ करने की इजाज़त देते हैं? नहीं, यकीनन डिप्लोमेसी में भी इन चीज़ों की इजाज़त नहीं होती है। इंडिपेंडेंस डे पर तो दुश्मन ममालिक भी या खामोश रहते हैं या बेहतर किस्म के अपने पैगामात भेजते हैं। और ये जहालत की एक माजी करता है कि इस किस्म की अगर सरबराह किसी मुल्क के, और वो भी इतने बड़े मुल्क के सरबराह बन जाएं, जिस वजह से ये बन जाए, उसने जिन चीज़ों को एक्सप्लॉइट किया हम सारों को पता है कि क्या उसने एक्सप्लॉइट किया वहाँ, और किस बेसिस पे इलेक्शन लड़ा मोदी, और किस बेसिस पे इलेक्शन जीता, और अब किस बेसिस पर जलीलो ख्वार होकर निकलने वाला है, ये सारा आगे भी मंजरनामा हमें नजर आता है। लेकिन ऐसे जाहिल आदमी को दुनिया को क्या करना चाहिए और पाकिस्तान को दुनिया को क्या बावर कराना चाहिए? ब्रिगेड साहब ये भी फरमा रहे थे कि वहाँ जो काबिज फोर्सेज जहाँ आ जाएं और जहाँ उस खित्ते की हैयत को चेंज किया जाए, जिस खित्ते में काबिज फोर्सेज हैं या जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो वहाँ दुनिया के दूसरे क़वानीन का भी इतलाक हो जाता है, और वो है जेनेवा कन्वेंशन। बाकी मैं यूएन चार्टर पे भी आ जाता हूँ कौन कौन से उसके आर्टिकल हैं, लेकिन जो जेनेवा कन्वेंशन का आर्टिकल 49 है और उसमें एडिशनल प्रोटोकॉल भी शामिल है, उसके तहत अगर ऐसी कहीं हरकत हो तो उस सूरत में वहां पर वार क्राइम यानी कि स्टैट्यूट जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का आर्टिकल 8(2), उस स्टैट्यूट को इन्वोक किया जा सकता है। जिस तरह 20 साल तक अफगानिस्तान के तालिबान को दुनिया ने लिफ्ट नहीं कराया और आखिर में उनसे मुआहदा किया जिसकी कि इंटरनेशनल हैसियत शामिल है, उस मुआहदे को अब इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है अमेरिका और तालिबान के दरमियान। उसी तरीके से ये जो क़वानीन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ आपके नाजरीन के लिए, आप देखिएगा कि आज नहीं तो कल इन क़वानीन का इतलाक करना पड़ेगा, और जब ये इतलाक होगा तो तमाम चीज़ें सामने जो आप देख रहे हैं, बर्बरियत, जुल्म और ये सारी काली दास्तानें, ये आपके सामने आएंगी। और कश्मीरियों का मुकद्दर, मुझे जितनी जद्दोजहद और जितनी उन्होंने शहादतें हासिल की हैं, मुझे उनका मुकद्दर बिल्कुल एक और उनका एक मुस्तकबिल ताबनाक नजर आता है। और मैंने आपको इंटरनेशनल क़वानीन के हवाले से भी बता दिया। तो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने 14 अगस्त को हॉरर रिमेम्बरेंस डे के तौर पर मनाने के हवाले से बात की। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सर? जी जमील साहब, मैंने बिल्कुल वो देखा ट्वीट। हम ये समझते हैं कि इंतहाई अफसोसनाक ये बात है, क्योंकि देखें आज भारत की जो हालत है वो जितनी इन सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन विद इट सेल्फ है, दुनिया की कोई मॉडर्न डे डेमोक्रेसी नहीं है। एक तरह तो वो ढोंग ये रचा रहे हैं कि जी उन्हें 1947 में जो लॉस ऑफ लाइव्स हुआ उसके ऊपर रिमोर्स है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आज हम देखें तो आज भी भारत में और इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में हर मुमकिन टूल ऑफ ऑपरेशन यूज़ किया जा रहा है टू वायलेट एवरी सिंगल पॉसिबल ह्यूमन राइट ऑफ स्पेशली मुस्लिम्स, माइनॉरिटीज़ का भी और ख़ास तौर पर मुस्लिम्स का। फिर मकबूजा इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो सूरत हाल है, देखें भारत में भी आज समझौता एक्सप्रेस का जो वाक़या हुआ, जो बाबरी मॉस्क का हुआ, जिस तरह वहाँ पे मुसलमानों के साथ जो है वो लिंचिंग की जाती है, जिस तरह उन्हें जो है वो अक्यूज़ किया जाता है, जिस तरह उनकी टारगेटिंग की जाती है लव जिहाद का और जो है वो कोरोना के हवाले से, तो उस पर भारत हमें हैरानगी है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया को हैरानगी होगी कि भारत किस तरह इवन फेन कर सकता है कंसर्न फॉर द लाइव्स
लॉस तो हम ये समझते हैं कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। भारत के कॉल और फेल में जो तजाद है आज वो पूरी दुनिया के सामने है जी। तो फिर हम जो ब्लैक डे मना रहे हैं बिल्कुल ठीक मना रहे हैं। अगर वो हमारे इंडिपेंडेंस डे को हॉरर रिमेम्बरेंस डे कहते हैं तो हम जो फिर मना रहे हैं फिर ठीक मना रहे हैं जिस अंदाज से सिचुएशन है। देखें, हम तो जो बात कर रहे हैं ये कश्मीरी, देखें जमील साहब बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो पाकिस्तान का योम आज़ादी होता है वो कश्मीरी वहाँ पे योम आज़ादी के तौर पर मनाते हैं। वहाँ पे घरों में चिरागां किया जाता है, पाकिस्तानी फ्लैग्स जो है वो वहाँ पर होस्ट किए जाते हैं जी। बल्कि कश्मीरियों का पाकिस्तान से जो वालहाना मोहब्बत है उसका मैं आपसे शेयर करूँ कि जब कोई कश्मीरी जो है वो वहाँ पर शहीद होता है तो उसकी ये विल होती है कि मुझे पाकिस्तानी फ्लैग में दफनाया जाए। लेकिन उसके मुकाबले में भारत का जो 15 अगस्त है उसे वहाँ पर योम स्याह के तौर पर मनाया जाता है। उस दिन वहाँ पर ब्लैक फ्लैग जो है वो होस्ट किए जाते हैं। उस दिन वहाँ पर स्ट्राइक होती है, शटर डाउन हड़ताल होती है। शटर डाउन हड़ताल होती है और पूरी जो है वो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में पुरअमन मुजाहरे होते हैं। उसके अलावा पूरी दुनिया में जहाँ पे भी कश्मीरी कम्युनिटी है उसे ब्लैक डे के तौर पर मनाती है। तो उसमें तो बिल्कुल कश्मीरियों का फैसला तो वाजे है। इट्स ओनली दैट इंडिया नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट। राइट। चौधरी साहब, अमेरिका की जानिब से हाल ही में भारत की जानिब से अपनी अक़लियतों के साथ किए जाने वाले सलूक पर निहायत तशवीश का इजहार किया गया था। इस तशवीश को दुरुस्त अंदाज से ट्रांसलेट क्यों नहीं कर पाए हम लोग भी और अमेरिका के रिस्पॉन्सिबल्स भी? नहीं जमील साहब, मैं ये समझता हूँ कि देखें आज भारत का जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आज माइनॉरिटीज़ के साथ उनकी जो रवैया है और ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ, वो तो कोई दुनिया से ढका छुपा नहीं है। उसमें आप ये देखें कि ना सिर्फ अमरीकी इदारे की तरफ से बल्कि यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स मशीनरी है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनकी तरफ से वेरीफाइबल जो है वो डेटा सब्सटेंशिएटेड प्रूफ दिए गए हैं। तो उसमें भारत का इस वक्त जो है वो ह्यूमन राइट टैग रिकॉर्ड जो है वो तो पूरी दुनिया के सामने है, उसमें तो किसी को कोई शक नहीं है। राइट। सलामती काउंसिल का प्रेसिडेंट बन चुका है भारत, पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किलात खड़ी कर सकता है, डू यू थिंक? देखें, पहले तो मैं ये क्लियर करता चलूँ कि भारत सिर्फ एक माह के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बना है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। लेकिन उसमें भी जब भारत ने ये जिम्मेदारी अज्यूम की तो उससे पहले हमने अपने खदशात का इजहार किया। हमने एक स्टेटमेंट इशू की जिसमें हमने ये कहा कि जी हम तवक्को करते हैं कि भारत अपनी इस जिम्मेदारी को ऑब्जेक्टिवली निभाएगा जो कि रिक्वायरमेंट है उस असाइनमेंट की। लेकिन हमने फिर ये भी देखा कि भारत अपनी उस जिम्मेदारी को निभाने में बुरी तरह से नाकाम हुआ। जब अफ़गानिस्तान के ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए एक ब्रीफिंग हुई तो उसमें पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर एक दरख्वास्त दी, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम अफ़गानिस्तान के इमीडिएट नेबर हैं, हमारा एक किरदार रहा है अफ़गानिस्तान पीस प्रोसेस के अंदर और अभी भी है। वी स्टिल कंटिन्यू टू होस्ट ओवर 4 मिलियन अफ़गान रेफ्यूजीज़। हमारा एक डायरेक्ट स्टेक है अफ़गान पीस के अंदर। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को उस ब्रीफिंग में ना बुलाकर भारत ने अपनी जानिबदारी का सबूत दिया। और ये वो बात है, हम पूरी दुनिया को जो कहते हैं कि भारत जब ये दावा करता है कि जी वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, तो हम ये कहते हैं कि वो तो अपनी एक आर्जी जिम्मेदारी जो है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर ओनली अ मंथ, उस एक महीने के लिए नहीं निभा सका, तो दे डू नॉट हैव द क्रीडेंशियल्स टू बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो बिल्कुल हम ये समझते हैं कि वो भारत ने वहाँ पे ऑब्जेक्टिवली अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया, उसमें बुरी तरह से नाकाम हुआ।